मैं मुंबई में जेलर के पद पर थी और वहां मेरी नाइट ड्यूटी लगती थी। एक रात एक महिला कैदी को लेबर पेन हुआ तो उसे अस्पताल ले जाने की ड्यूटी मुझे ही दी गई। उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया और बोली, मेरे बच्चे को तुम रख लो, मैं नहीं चाहती कि ये इस जेल में रहे। मैं तो वैसे ही बे औलाद थी, इसीलिए बच्चे को छुपाकर मैं तुरंत घर ले आई। बच्चे की शक्ल देखकर मेरा पति चौंक गया और बोला, इस बच्चे को तुरंत इसकी माँ के पास छोड़ कर आओ। पति के आदेश पर मैं मजबूरी में वापस जेल गई तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई, क्योंकि उसकी माँ तो। मेरा नाम मंजू है। मेरी जिंदगी की कहानी अजीबोगरीब है। मेरा बचपन, जवानी और उम्र का हर हिस्सा बाकी लड़कियों से बहुत अलग रहा। इसीलिए मैं अपनी कहानी आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ। शुरुआत मेरे माँ बाप की जिंदगी से करती हूँ। मेरे पिताजी दिल्ली से कारोबार के सिलसिले में मुंबई गए थे और वहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ साल बिताए। वहीं पर माँ, जो कि मुंबई की रहने वाली बहुत खूबसूरत लड़की थी, उनसे उनकी शादी हुई। पिताजी बेशुमार दौलत के मालिक थे। दोनों की जोड़ी चांद और चकोर जैसी थी। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे गुजरे। पहले ही साल माँ उम्मीद से हुई और फिर उनके गर्भ में हम जुड़वा भाई बहन थे। हमारी पैदाइश के बाद माँ और पिताजी की खुशियां आसमान को छूने लगी। फिर पिताजी ने अपने शहर दिल्ली वापस लौटने का फैसला किया और हम सब दिल्ली आ गए। लेकिन दिल्ली हमें रास नहीं आई। पिताजी ने जब अपना वही कारोबार यहाँ शुरू किया तो उन्हें उसमें दिन ब दिन नुकसान होता गया। दिन रात की मेहनत और भारी नुकसान ने पिताजी की जान ले ली। एक दिन सदमे की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और फिर वो इस दुनिया से चले गए। तब हमारी उम्र सिर्फ 2 साल थी। पिताजी की मौत के बाद माँ का वहाँ कोई नहीं था। ससुराल भी बस नाम का ही था। माँ को कोई सहारा नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने वापस मुंबई जाने का फैसला कर लिया। उनके मायके से भी उन्हें लेने उनके भाई आ गए थे। माँ ने जाना ही ठीक समझा, लेकिन जाते वक्त मेरी दादी ने हम दोनों बच्चों को अपने बेटे की आखिरी निशानी मानकर अपने पास रख लिया। माँ के मायके वालों को भी ये बात ठीक लगी कि माँ की उम्र अभी कम है और अगर उनके साथ बच्चे होंगे तो उनकी दूसरी शादी करवाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बच्चों को अपने ही परिवार में छोड़ देने का फैसला किया गया। मेरी माँ इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन सबके दबाव के चलते वो मजबूरन हमें रोता बिलखता छोड़कर वापस मुंबई चली गई। कुछ समय तक दादी ने हमें पाला। जब हम 5 साल के हुए तो दादी का भी देहांत हो गया। अब हम चाचा चाची के भरोसे हो गए। यहीं से हमारी जिंदगी ने अजीब मोड़ लिया। हमारा बचपन जैसे सिर्फ खाने के लिए ही था। हमारी आंखों के सामने घर के बाकी बच्चे खेलते कूदते रहते, लेकिन हम बस तरसती आंखों से उन्हें देख सकते थे। खेलने की हमें इजाजत नहीं थी। मैं तो बहुत जल्दी इन हालातों में ढल गई थी, लेकिन कहते हैं लड़के किसी के बस में जल्दी नहीं आते। इसलिए जब कभी मेरा भाई बाकी बच्चों को खेलते देखता तो वो भी उनके साथ खेलने लगता। लेकिन तभी चाचा जी अपना जूता उठाते और भाई के सिर पर निशाना लगाकर मारते। फिर तो भाई रो रो कर बेहाल हो जाता। ये सब देखकर मैं इतना डर जाती कि चुपचाप एक कोना पकड़कर बैठ जाती। इस तरह हमारा बचपन बीतने लगा। खाने को अधूरी रोटी मिलती, पहनने को मुझे चाची की बेटी के पुराने कपड़े मिलते और भाई को मोहल्ले के लड़कों के फटे पुराने कपड़े। चाचा चाची के कोई औलाद नहीं थी। उनकी जो बेटी थी वो दरअसल चाची की बहन की बेटी थी, जिसे उन्होंने अपनी बहन और बहनोई के देहांत के बाद गोद लिया था। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका अपना बेटा हो, इसीलिए चाचा ने अपने बड़े भाई यानी मेरे ताऊ का बेटा गोद लिया था। लेकिन वो भी 10-12 साल का होते ही अपने पिता के पास लौट गया। अब जब हम जवान होने लगे थे, चाचा की गोद ली हुई बेटी भी हमारी उम्र थी। जब गोद लिया हुआ बेटा चला गया तो चाचा को गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और उनके दिमाग में ये बात आई कि वे मेरे भाई को अपने बेटे के तौर पर रख सकते हैं। इससे उन्हें बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा और वे अपनी गोद ली हुई बेटी की शादी भी मेरे भाई से करके उसे हमेशा के लिए घर में रख सकते हैं। जब तक उनके पास गोद लिया हुआ बेटा था, उन्होंने मेरे भाई को नौकर जैसा समझा था। लेकिन जैसे ही उनके दिमाग में यह आइडिया आया, मेरे भाई की किस्मत बदल गई। अब वो उसके लिए अच्छे कपड़े, अच्छा खाना लाने लगे और उसकी पढ़ाई भी शुरू करवा दी।
हालांकि पहले उन्होंने हमारा स्कूल छुड़वा दिया था, लेकिन अब फिर से पढ़ाई शुरू करवा दी गई। हम दोनों भाई बहन दिल लगाकर पढ़ने लगे। हमारी माँ बहुत खूबसूरत थी और इसी वजह से हम दोनों भी अपने बाकी रिश्तेदारों से कहीं ज्यादा खूबसूरत थे। चाची की मुंह बोली बेटी मेरे भाई के साथ पढ़ती थी और उसका ध्यान रखती थी। धीरे धीरे भाई की उससे बातें बढ़ने लगी और मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी। कॉलेज से लौटकर मैं सारे घर का काम करती, क्योंकि ये सब मेरे कंधों पर डाल दिया गया था। रात तक काम करते करते मैं थक जाती और सुबह कॉलेज जाने का मन नहीं करता। आखिरकार मैंने पढ़ाई छोड़ दी और घर के कामकाज को ही संभाल लिया। लेकिन किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा भाई और चाचा की बेटी की नजदीकियां अब बहुत बढ़ गई थीं। उनका उठना बैठना, खाना पीना, घूमना सब एक साथ होता था और फिर जल्दी ही उनकी मंगनी भी कर दी गई। भाई के लिए तो अब वही सब कुछ थी, क्योंकि उसी की वजह से उसकी जिंदगी में बहार आई थी। जब हम 10 साल के थे तब हमें हमारे माँ बाप की शादी की तस्वीर दिखाई गई थी। तब हमने सोचा था कि बड़े होकर हम अपनी माँ से मिलने जरूर जाएंगे। मैंने वो तस्वीर संभाल कर रखी थी। अब जब मेरा भाई बड़ा हो गया तो मैंने उससे माँ से मिलने की बात की, लेकिन मेरी हैरानी और दुख की कोई सीमा नहीं रही जब मेरे भाई ने कहा कि ये सारे बेकार के ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अगर माँ को हमारी फिक्र होती तो वो हमें कभी इस तरह से छोड़कर नहीं जाती। मेरी जिंदगी में अब सबसे ज्यादा जरूरी नैना है। ये सुनकर मैं और भी ज्यादा अकेली हो गई थी। मेरा एकमात्र सहारा मेरा भाई, वो भी मुझसे दूर हो चुका था। लेकिन हालात को देखते हुए मैंने भी सब्र कर लिया। मुझे अब सही वक्त का इंतजार था, क्योंकि मैं जिंदगी में एक बार, भले ही सिर्फ एक बार ही सही, अपनी माँ से जरूर मिलना चाहती थी। आज तक जो ताले मैंने अपनी जुबान पर लगाए थे वो सब माँ के सामने खोलना चाहती थी। अपने सारे दुख दर्द अपनी माँ को बताना चाहती थी कि उनके छोड़े जाने के बाद इस जमाने ने मुझ पर किस किस तरह के सितम ढाए हैं। भाई के बिछड़ जाने के बाद मैंने अपने भगवान से ही अपना मन लगा लिया था। अब इस घर में मुझे किसी भी रिश्ते से कोई मतलब नहीं था। मैं ज्यादातर सारे दुख अकेले ही झेलती रही और बस पूजा पाठ में खुद को व्यस्त कर लिया। मैं अक्सर अपनी माँ से मिलने की प्रार्थना रो रो कर करती थी। मेरा भगवान ही अब मेरा सहारा था, जो मुझे सही रास्ता दिखाता था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरी प्रार्थनाएं एक दिन जरूर रंग लाएंगी और मैं अपनी माँ से जरूर मिलूंगी। कई बार तो मेरे मन में घर से भाग जाने का भी ख्याल आया, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को समझा लिया कि अगर मैंने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो लोग मेरी माँ को बुरा समझेंगे, कहेंगे कि जरूर इसकी माँ ही खराब औरत रही होगी जिसकी वजह से बेटी ने ऐसा काम किया है। कुछ साल यूं ही अकेलेपन में गुजर गए, लेकिन इन सालों में मुझे जो सुकून मिला उसने मेरे दिल को तसल्ली दी कि अभी ना सही, लेकिन कभी तो वो दिन आएगा जब मेरी ये इच्छा पूरी होगी। अब मेरा दिल मान चुका था कि सच में ये दुनिया एक माया जाल है जिसमें हम सब लोग फंसे हुए हैं। एक दिन मेरा भाई कमरे में आया। ये चमत्कार कई महीनों बाद हुआ था, क्योंकि उसे मुझसे बात करने से पहले अपने मंगेतर और उसकी माँ की इजाजत लेनी पड़ती थी, और मैं भी उन लोगों की जिंदगी में दखल देना छोड़ चुकी थी, क्योंकि अब उसे सब कुछ मिल गया था जिसमें वो खुश था। मैं भी उसकी खुशी में ही अब खुश रहना सीख गई थी। उसी दिन भाई ने आकर मुझे बताया कि कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है। मैंने उसे बधाई दी। तब उसने कहा कि वो चाहता है कि मेरा भी घर बस जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शादी के बाद ये लोग मुझे उम्र भर के लिए नौकरानी बनाकर ना रख लें। मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आई थीं और पहली बार मुझे अपने भाई के अंदर माँ की ममता का रूप दिखाई दिया था। मैं उसके गले लग गई और फिर मैंने अपना हर फैसला उसके ही हवाले करते हुए कहा, जो भी मेरा भाई तय करेगा वो मुझे मंजूर होगा। और इस बार मैंने अपनी माँ से मिलने की इच्छा भी नहीं जताई थी। मैं समझ चुकी थी कि वो अब इस मामले में मजबूर है। फिर हम दोनों ने बहुत सारी बातें की और अगले दिन से ही उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं भी इन तैयारियों में पूरे दिल से शामिल हो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाई मेरी उदासी की वजह से अपनी खुशियों में कोई भी कमी महसूस करे। चाचा भी अपनी मुंह बोली बेटी की खुशी में मगन थे, इसलिए उन्होंने मुझ पर कोई भी रोक टोक नहीं लगाई। उन्होंने मुझे भाई की शादी के लिए अच्छे कपड़े भी दिलवाए।
पहली बार मैंने अपने परिवार के लगभग सभी लोगों से मुलाकात की और इसके अलावा चाचा के जान पहचान वाले और रिश्तेदारों से भी मेरा मिलना हुआ। हर कोई जब मुझसे मिलता तो मेरे माँ बाप का जिक्र जरूर करता। मुझे लगता था कि जैसे सब उन्हें भूल चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बार मुझे खूब प्यार मिला और ये एहसास हुआ कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। यहाँ पर कई लोग बहुत अच्छे भी हैं। भाई की शादी काफी अच्छे तरीके से हो गई और जल्दी ही मेरे लिए भी रिश्ते देखे जाने शुरू हो गए। भाई ने अपने ससुराल में ये बात साफ कह दी थी कि जो भी रिश्ता आएगा उसे पसंद करने या ना करने का अधिकार सिर्फ मेरी बहन को होगा। अब वो इन लोगों के सामने बोलना भी सीख गया था। मैंने अब तक कई रिश्ते ठुकरा दिए थे, लेकिन अब की बार जो रिश्ता आया था वो मेरे चाचा के मुताबिक काफी अमीर था और वो लड़का अपने माँ बाप के कारोबार का अकेला मालिक था। अब इस बात का फैसला मुझसे मिलकर ही होना था। अगले ही दिन वो लोग मिलने के लिए आए। मुझे हैरानी इस बात की हुई कि जिसे वो लोग लड़का कह रहे थे वो तो एक अच्छी खासी उम्र का मर्द था, लेकिन इसके अलावा उसमें और कोई कमी नहीं थी। चाय नाश्ता करने से पहले ही उस लड़के ने मुझसे अकेले में कुछ बात करने के लिए वक्त मांगा। सबने इस बात पर पहले हैरानी जताई, लेकिन मैंने हामी भर दी। जब हम दोनों अकेले बात कर रहे थे तो उसने कहा, आप सोच रही होंगी कि मेरी उम्र आपसे काफी ज्यादा है, फिर भी मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की। दरअसल मैं ये शादी सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए कर रहा हूँ। वो लोग शादी के बाद लंदन चले जाएंगे और उसके बाद आप अपनी मर्जी की मालिक होंगी, चाहे मेरे साथ रहें या फिर जहाँ चाहें वहाँ जाएं। आपकी हर इच्छा मेरी तरफ से पूरी होगी, लेकिन मैं आप पर कोई भी रोक टोक नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन मेरी आंखों में फिर से मेरे पुराने सपने जागने लगे थे। अब तो इनकार की कोई वजह ही नहीं रह गई थी, इसलिए मैंने तुरंत इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। घर वालों के पास लौटकर हमने अपनी रजामंदी जाहिर की तो सब लोग बहुत खुश हो गए। मेरी सास के कहने पर मेरे होने वाले पति ने मुझे अंगूठी पहनाई और मंगनी की रस्म पूरी हो गई। जल्दी ही शादी की तारीख तय हो गई और घर वालों को थोड़ी बहुत तैयारी का समय मिल गया। हालांकि ये बात सच थी कि मेरी आंखों में कभी शादी का कोई सपना नहीं था, ना ही मेरे दिल में शादी को लेकर कोई जज्बात थे। फिर भी मैं बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था कि इस शादी के बाद मैं मुंबई जाकर अपनी माँ के पास पहुंच जाऊंगी। मुझे खुश देखकर सब लोग यही समझ रहे थे कि मैं शादी से बहुत खुश हूँ। मैंने सबका भ्रम बना रहने दिया। भाई अपनी शादी की तरह मेरी शादी की तैयारियों में भी दिलो जान से लगा हुआ था। मैंने देखा कि उसकी पत्नी का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। शायद उसे इस बात का दुख हो रहा था कि भाई ने शादी की तैयारियों में उसे नजरअंदाज किया था। शायद वो उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। मेरी होने वाली सास एक बहुत अच्छी औरत थी। रिश्ता तय हो जाने के बाद वो कई बार मुझसे मिलने आई और हर बार मुझसे कहती, तुम मेरे बेटे के साथ कभी मत छोड़ना, और मैं उन्हें भरोसा दिलाती कि ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्यों उनका दिल हर बार घबराया हुआ लगता। अगली बार जब भी वो आती तो यही बात दोहराती और उनके चेहरे की फिक्र देखकर मेरा दिल भी घबरा जाता। आखिर उनके बेटे में ऐसी क्या बात थी जो उन्हें इतना डर लग रहा था। मुझे याद आया कि मेरे होने वाले पति ने भी उस दिन एक अजीब सी बात कही थी, शादी के बाद तुम जहाँ चाहे रह सकती हो। मुझे अब ये सब कुछ शादी के बाद में ही समझ में आना था। इसीलिए हर बार मैं अपनी सास को यकीन दिलाती कि मैं उनके बेटे का साथ जिंदगी भर निभाऊंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती और मुझे दुआएं देने लगती। मैं तो इतनी मजबूर थी कि कुछ कह नहीं सकती थी। हालांकि मुझे उनके आशीर्वाद की सख्त जरूरत थी, और भला मैं अपने पति के साथ क्यों छोड़ती, क्योंकि अब तो वही मेरी एकमात्र उम्मीद थे। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती थी। फिर मेरी होने वाली सास मुझे अपने साथ शॉपिंग करवाने ले गई। वो दिन मेरी जिंदगी का पहला ऐसा दिन था जब मैंने अपने लिए शॉपिंग अपनी मर्जी से की थी। पहले तो मैं हमेशा नैना के उतरे हुए कपड़े ही पहनती थी। फिर कभी दिवाली पर अगर कोई नया कपड़ा मिलता भी था तो वो भी मेरी चाची अपनी मर्जी से खरीद कर लाती थी। आज मैं खुद को बहुत इज्जतदार महसूस कर रही थी। सास और होने वाले पति दोनों ही मेरे साथ थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी चीज पसंद करूं। वे दोनों मेरी पसंद की गई ज्वेलरी और कपड़ों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे।
कहीं ना कहीं मैं भी ये सब देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश थी। आखिर मैं भी एक लड़की ही थी जो जिंदगी भर अच्छी चीजों के लिए तरसती रही थी। इतना सब कुछ देखकर मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। आज मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई थी तो इन लोगों ने मुझे कदमों से उठाकर सीधा अपने सिर पर बिठा लिया था। शायद ये सब मेरी प्रार्थनाओं का सिला था जो मैं रो रो कर भगवान से करती थी। मैं अपने भगवान की बहुत शुक्रगुजार थी और अब आगे भी मेरी इच्छाएं पूरी होंगी इस बात की मुझे उम्मीद होने लगी थी। जब हम शॉपिंग करके घर पहुंचे तो मेरे चाची और नैना ये सब देखकर दंग रह गए। सारी चीजें इतनी महंगी थी जितनी उन्होंने कभी पहनी भी नहीं थी और मैं तो वो लड़की थी जो उनके टुकड़ों पर पली थी। मेरे इतने ठाठ देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हो रही थी। पूरे दिन की शॉपिंग के बाद मैं काफी थक चुकी थी, इसलिए जल्दी जल्दी अपने कमरे में गई और लेट कर सो गई। खाना मैं बाहर अपने ससुराल वालों के साथ ही खा चुकी थी। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर आई तो घर के रंग ही बदले हुए थे। सबका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। जो लोग सच कहूं तो मुझे अब तक इस घर में नौकरानी के अलावा कुछ भी नहीं समझते थे। आज जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझे नाश्ते के लिए पूछा था। मुझे ये सब देखकर बहुत हैरानी हो रही थी, लेकिन मैं जान चुकी थी कि ये सब कुछ सिर्फ पैसों की ताकत की वजह से था। काश मेरे माता पिता मेरे साथ होते तो हमारी जिंदगी शुरू से ही कितनी खुशहाल होती। तो शायद मेरे साथ बचपन से ही इन सब रिश्तेदारों का ऐसा ही अच्छा व्यवहार होता। लेकिन हमने अपने बचपन के कितने ही साल बेगानों जैसी जिंदगी में गुजार दिए। इससे पहले कि मैं हाँ या ना कहती, वे लोग पहले ही मेरे लिए नाश्ता ला चुके थे। मैंने भी मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद कहा। सारी जिंदगी मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की थी, तो अब जाते जाते मैं उनका भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। उन्हें यही गुमान रहने देना चाहती थी कि उन्होंने हमारी परवरिश की है और हमारे माँ बाप के ना होने पर हमें पाला है। शाम को मेरी मेहंदी की रस्म थी, जिसके लिए चाची मुझे पार्लर लेकर जाना चाहती थी। उन्होंने जल्दी नाश्ता करने को कहा और फिर हम तैयार होने चले गए। जब मैं नाश्ता करके उठी तो मेरी चाची और नैना दोनों मेरे पास आ गईं। मेरा हाथ पकड़कर वे मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर पार्लर ले जाने लगी। रास्ते में चाची मुझसे ढेर सारी बातें करती रही और मैं पत्थर बनी सिर्फ उनकी बातें सुनती रही। एक दो बार ही शायद मैंने हाँ में सिर हिलाया था। चाची पूरी तरह से ये बात मेरे दिल में बिठाना चाहती थी कि बे ही मेरी माँ है और वो सारी बदसलूकियां जो उन्होंने मेरे साथ की थी वो तो बस परवरिश का एक हिस्सा थी। शायद ये सब इसलिए था कि मैं शादी के बाद उनसे अच्छे रिश्ते बनाए रखूं। इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे होने वाले पति का रुतबा, पैसा और दौलत थी। उनका ये प्यार और मीठे बोल सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आज मैं खुद को पहले से कई ज्यादा बेहतर समझने लगी थी। इस दुनिया में दौलत की अहमियत इंसान के होने से भी कई ज्यादा है, जिसने एक पल में मुझे नौकरानी की हैसियत से निकालकर चाची की शान बना दिया था। पार्लर पहुंचकर मेरा सबसे महंगा ट्रीटमेंट करवाया गया। आज शाम शादी की रस्म के लिए भरपूर तैयारी की गई। शाम को मेहंदी की रस्म बहुत ही शानदार तरीके से हुई। अगले दिन मेरी शादी थी और फिर विदाई भी। मेहंदी की रात में मैं बहुत थक चुकी थी। इसके बाद भी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। न जाने क्यों सारी रात मेरी आंखें नम रहीं। दिल में अजीब तरह के जज्बात बार बार उठ रहे थे। मैं खुद से कह रही थी, माँ मैं आपको अभी तक नहीं देख पाई। बस मेरा एक भाई है जिससे मैं अब दूर नहीं जाना चाहती। भाई और मेरा साथ बचपन से ही दोस्तों की तरह रहा। हम दोनों जुड़वा थे, इसीलिए हर पल को साथ में जिया। बेशक हमने जिंदगी में खुशियों से ज्यादा दुख झेले, लेकिन फिर भी एक दूसरे का साथ हमें हर तकलीफ को बर्दाश्त करने की ताकत देता था। भले ही मैं भाई की हमउम्र थी, लेकिन हमेशा ही बड़ी बहन बनकर माँ का फर्ज निभाया था। भाई को अकेला छोड़कर जाने के बारे में सोचकर मेरा दिल फट रहा था। पर अजीब बात यह थी कि भाई ने ही मेरा रिश्ता मेरी पसंद से करवाने के लिए घर वालों से झगड़ा किया था। वही भाई अब मुझसे इतना दूर दूर क्यों था? मेहंदी की रस्म में भी पूरी शाम मैंने उसे कहीं नहीं देखा था। वो न जाने कहाँ गुम था, किस कोने में जाकर छुप गया था। मेरी आंखें उसे देखने के लिए तरस रही थी। इस भरी दुनिया में एक वही तो मेरा सगा था। सुबह की हल्की हल्की रोशनी जैसे ही मेरे कमरे के अंदर आई, मैं तुरंत उठकर बाहर आ गई। दिल में एक अजीब सी उदासी छाई थी। नहा धोकर तैयार होने के बाद पूजा पाठ की और फिर मैं आंगन में आई।
तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरा भाई आंगन में अकेले एक बेंच पर लेटा था। मैं भागकर उसकी तरफ पहुंची तो देखा कि वो गहरी नींद में था। वो ना जाने कब बाहर आकर सोया था। मेरा दिल टूटने लगा कि क्या वजह होगी जो ये यहाँ पर सोया है। मेरे दिल में कई सारे सवाल पैदा हो रहे थे। पता नहीं नैना ने कुछ कहकर इसे बाहर भेज दिया या फिर सास ससुर से कोई अनबन हो गई। मैं वहीं आंगन में बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे सहलाने लगी। उसका मासूम चेहरा देखते देखते न जाने कब मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे और फिर वे उसके गाल पर गिर गए, जिससे वो जाग गया और चौंक कर बोला, अरे मंजू, तुम कब आई? उसने उठने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे रोक लिया और बोली, यही मेरी गोद में लेटे रहो और बताओ, तुम इस तरह अकेले बाहर क्यों सोए थे? एक ही सांस में मैं उससे वो सारे सवाल पूछने लगी जो उसे अकेला सोते देखकर मेरे मन में आए थे। वो हंसकर पेट सहलाते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी बहन, घबराओ नहीं, तुम्हारे भाई को कोई दुख नहीं है। सच तो यह है कि रात तुम्हारी शादी के बारे में सोच सोच कर दिल घबरा गया था कि तुम बस इस घर में एक दिन की मेहमान हो और फिर हमेशा के लिए अपने घर की हो जाओगी। मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी जुदाई से डर गया था और नींद नहीं आई तो बाहर खुली हवा में आकर बैठ गया। मैंने कहा फिर मेरे पास ही आ जाते, मैं कौन सा सारी रात सो सकी थी। वो बोला, तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए यहीं लेट गया और पता नहीं कब आंख लग गई। फिर हम दोनों भाई बहन देर तक बातें करते रहे, एक दूसरे के सुख दुख याद करके कभी हंसते कभी रोते रहे। थोड़ी देर में सामने से मेरे भाई की पत्नी दिखाई दी, जो नाश्ते की ट्रे हाथ में उठाए हमारी तरफ आ रही थी। हमने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और खुद को संभाल लिया। हल्का सा बेहतर महसूस करके हम मुस्कुराने लगे। फिर हम तीनों ने मिलकर नाश्ता किया और उसके बाद हम फिर बातें करने लगे। तब तक चाची आ गईं और उन्होंने मेरे चेहरे की उदासी भांप ली। वो बोली, मंजू, मुझे लगता है कि तुम पूरी रात सोई नहीं और रोती रही हो। उनके इस प्यार भरे अंदाज पर मैं कोई जवाब न दे सकी और खामोशी से सर झुका लिया। उन्होंने मुझसे कहा, चलो तुम थोड़ा आराम कर लो, दुल्हन का ऐसा उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता। मैं अपने कमरे में आ गई। मेहमानों की आवाज आई अब शुरू हो गई थी, जिसकी जिम्मेदारी मेरे भाई और भाभी उठा रहे थे। वे लोग अपने काम में लग गए और मुझे अब नींद आने लगी, इसलिए मैंने सोना ही ठीक समझा। मैं पूरी रात जगी रही थी, इसीलिए बिस्तर पर जाते ही नींद ने मुझे घेर लिया। वक्त का मुझे पता ही नहीं चला और किसी ने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया। आंख खुली तो किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी। देखा तो शाम के 4 बजे थे। मैं इतनी देर तक सोती रही, ये देखकर मैं हैरान रह गई और भागकर मैंने दरवाजा खोला। दरवाजे पर चाची जी एक बहुत बड़ा सा बैग लिए खड़ी थीं और उनके पीछे 3-4 लड़कियां थीं, जो शायद उन्होंने पार्लर से मुझे तैयार करने के लिए बुलवाई थी। चाची ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, बेटा, जल्दी से नहाकर ये कपड़े पहन लो और ये कुछ ब्यूटिशियन आई हैं तुम्हें तैयार करने। शादी का वक्त होने वाला है और बाहर कुछ मेहमान भी आ चुके हैं, इसलिए ज्यादा टाइम मत लगाना, सब जल्दी जल्दी करना है। उन्होंने ब्यूटिशियन को भी हिदायत दी और फिर मुझे वॉशरूम में भेज दिया। जब ब्यूटिशियन मुझे तैयार कर रही थी तो मैं खुद को आईने में देखने लगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं हूँ। मेरा रूप कितना निखर रहा था। आज तो मैं जैसे जमीन की नहीं आसमान की लग रही थी। ये सब मेरी माँ की बदौलत था, क्योंकि मेरी शक्ल सूरत बिल्कुल उन्हीं पर गई थी। आज आईने में खुद को देखकर मेरा दिल बार बार कह रहा था कि काश मैं अपनी माँ से मिल सकती और उनका आशीर्वाद लेती। शायद ये जिंदगी में पहली बार था जब मैंने इतना श्रृंगार किया था, क्योंकि इससे पहले मैं ना तो इस तरह से तैयार हुई थी, ना कभी इतना मेकअप किया था। कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। इसका कारण था कि मैं कहीं आती जाती ही नहीं थी और ना मेरे पास इतना सारा मेकअप था। लेकिन मेरी किस्मत भी क्या खूब रंग लाई थी। जिन चीजों के लिए मैं जिंदगी भर तरसती रही, वे एक झटके में ही मेरे कदमों में आ पड़ी थी। लेकिन ये भी सच था कि इन सब चीजों की ना तो मुझे कभी जरूरत महसूस हुई और ना ही इनकी कोई अहमियत मेरी नजर में थी। मेरे दिल की तमन्ना बस यही थी कि मैं एक बार अपनी माँ से मिल सकूं। मेकअप पूरा हो जाने के बाद जब ब्यूटिशियन ने मुझे ज्वेलरी पहनाना शुरू किया तो वो थककर कहने लगी, क्या आपके ससुराल से तो बहुत सारी ज्वेलरी आई है। उन्होंने मुझे सिर से लेकर पांव तक
अलग अलग भारी कीमत के सोने के जेवर पहनाए, जिन्हें देखकर वहां मौजूद तमाम लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर जब मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया तो मुझे हॉल तक ले जाने के लिए मेरी चाची और नैना भाभी आए। मुझे वहां देखकर सारे रिश्तेदार हैरान थे। जिन लोगों ने कभी मुझे कोई वैल्यू नहीं दी थी, आज इस कदर मेरी बारात में शामिल होने आए थे कि पहले कभी हमारे पूरे परिवार में ऐसी किसी की भी शादी नहीं हुई थी। मुझ पर नजर पड़ते ही मेरी सास तुरंत भागकर मेरे पास आई और चाची से मेरा हाथ छुड़ाकर मुझे तुरंत संभाल कर स्टेज पर ले गई। स्टेज पर पहुंचते ही मेरे पति मेरे स्वागत के लिए खड़े हो गए। इसके बाद हमारी शादी की सारी रस्में शुरू हुई। विदाई में रो रो कर मेरा बुरा हाल था, लेकिन फिर मैं अपने ससुराल पहुंच गई और वहां का घर देखकर मुझे किसी स्वर्ग का एहसास हो रहा था। उस घर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था, जैसे कि कहीं की राजकुमारी का स्वागत करना हो। जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो वो कमरा फर्श से लेकर छत तक सब कुछ लाल गुलाबों से सजा था। मेरे कदमों में फूल ही फूल थे। गुलाब तो मुझे हमेशा से पसंद थे, लेकिन किस्मत इतने सारे गुलाब मुझ पर कभी न्यौछावर कर देगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे बेड पर बिठाकर उन्होंने कहा, मैं अभी तुम्हारे दूल्हे को बुलाती हूँ। ये कहकर वो बाहर चली गई और मैं ध्यान से उस कमरे को देखने लगी। जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं थोड़ा सहम गई। ये वक्त बहुत अजीब था, जहाँ एक तरफ प्यार का एहसास था, वहीं दूसरी तरफ मैं डरी हुई भी थी। पति मेरे पास आकर बैठे और बहुत देर तक बातें करते रहे। उनके लहजे में बहुत अपनापन था। उन्हें बातें करते सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अचानक उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे मेरी सारी खुशी एकदम से चकनाचूर हो गई। वो बोले, मेरे ख्याल से मेरे माँ बाप अब सो चुके होंगे, इसलिए मुझे भी अब अपने कमरे में जाना चाहिए। मैं उनकी बात पर बहुत हैरान हुई, लेकिन उनसे कुछ पूछने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। मैं बस सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगी। मेरी नजरों के सवाल समझते हुए उन्होंने कहा, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि ये शादी मैंने सिर्फ अपने माँ बाप के लिए की है और तुम मेरी तरफ से हर तरह से आजाद हो। मैं तुम पर कोई अधिकार नहीं जताऊंगा और ना ही तुम्हें खुद पर कोई अधिकार रखने दूंगा। लेकिन हाँ, मेरी हर चीज, रुपया, पैसा तुम जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकती हो। मेरे अलावा इस घर की हर चीज पर तुम्हारा मालिकाना हक होगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए और मैं वहीं अकेली बैठी रही। कुछ देर पहले जो जिंदगी बहुत खूबसूरत तक रही थी और जिस पर मुझे गुमान होने लगा था, पति के इन शब्दों ने एक बार फिर से मुझे अधूरा कर दिया था। उनकी इन बातों की वजह मैं नहीं जानती थी, लेकिन जैसा भी था मुझे अब इस घर में रहना था। मैं उनकी इस बात को राज ही रखना चाहती थी, क्योंकि उनकी जिंदगी में शायद मेरे आने से उतना फर्क नहीं पड़ा था जितना फर्क मेरी जिंदगी में इस राज के खुल जाने पर पड़ता। मैंने चुप रहकर अपने पति की दूरी को अपने दिल में एक राज की तरह दफन कर लिया। सुबह मैं सब घर वालों के जागने से पहले उठ गई थी, ताकि मेरे सास ससुर को इस बात की भनक न लगे कि मेरे पति रात को मेरे साथ नहीं थे। मैंने तुरंत कपड़े बदले और खुद को संभाल लिया। मेरी सास ने आकर पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? तो मैंने झूठ बोल दिया कि उन्हें रात को ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए मैंने सुबह उन्हें दूसरे कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। ये सुनकर मेरी सास बहुत खुश हो गई और मेरी तारीफ करने लगी कि मैं उनके बेटे का अभी से कितना ख्याल रख रही हूँ। इतने में मेरे पति भी कमरे में आ गए और वहां का माहौल देखकर परेशान हो गए कि लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग अलग अलग कमरे में सोए थे। लेकिन उनके चेहरे की घबराहट देखते ही मैंने बात संभाल ली और उनके कुछ पूछने से पहले ही कह दिया कि मैंने माँ जी को बता दिया है कि आप रात को सही से सो नहीं सके थे, इसीलिए सुबह दूसरे कमरे में सोने गए थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और फिर सास ने हम दोनों को जल्दी से नाश्ता करने के लिए कहा। हम दोनों नाश्ते की मेज पर पहुंचे तो वहां उन्होंने वापस लंदन जाने की खबर सुनाई। उनके जाने की बात सुनकर मैं थोड़ी उदास हो गई तो उन्होंने कहा, हम हमेशा से वहीं रहते थे, यहाँ का कारोबार तो तुम्हारा पति संभालता है, इसीलिए मैं उसकी शादी के लिए परेशान थी। अब तुम आ गई हो तो अब मैं इस फिक्र से भी आजाद हो गई हूँ। नाश्ते के फौरन बाद ही उन्होंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। मैंने आज पूरा दिन सास की मदद की और शाम को वे लोग रवाना हो गए। उनके जाने के बाद मुझे घर में बहुत अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि अब मेरे पति का रवैया बहुत बदल चुका था। वो पहली रात से ही मुझसे दूर रहते थे
न ज्यादा बात करते, बस अपने कमरे में रहते और ऑफिस चले जाते। हमारा मिलन सिर्फ नाश्ते और खाने के समय होता। वो बहुत ज्यादा हंसते बोलते भी नहीं थे। शादी के 1 हफ्ते बाद मेरी भाभी मुझसे मिलने के लिए आई। मेरे पति उस वक्त ऑफिस गए हुए थे। उन्होंने शरारत भरे अंदाज में मुझसे पूछा कि हम लोग हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अपने पति से मुंबई चलने की बात करूं, जहां मेरी मंजिल मेरी माँ थी। और फिर मैं बेसब्री से अपने पति के वापस आने का इंतजार करने लगी। शाम को वो वापस आए तो मैंने उनसे कहा, मेरी भाभी पूछ रही थी कि हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं और मेरी इच्छा है कि आप मुझे मुंबई लेकर चलें। इस बात पर मेरे पति ने बड़ा उखड़ा सा जवाब दिया और बोले, जब तुम जानती हो कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है तो फिर हनीमून कैसा? अब अगर तुम्हें मुंबई जाना है तो मैं तुम्हारे लिए सारे इंतजाम कर देता हूँ, तुम खुद चली जाओ। मैंने उनसे कहा, मैं पहले कभी कहीं अकेले नहीं गई हूँ, आपके बगैर मैं भला वहां कैसे जा सकती हूँ? इस पर मेरे पति ने कहा, मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ अब ऐसे ही गुजरेगी। तुम्हें अपनी हर चीज और हर जिम्मेदारी अकेले ही निभानी होगी। मेरे साथ की तुम उम्मीद कभी मत करना। उनकी इस बात से मुझे बहुत बुरा लगा और फिर मैंने सोच लिया कि जो मर्द मेरा सहारा नहीं बन सकता, उसके साथ जिंदगी गुजारने का आखिर फायदा क्या है? ये पैसा तो मेरी मंजिल कभी नहीं था। फिर मैंने उनसे कहा, ठीक है, आप मेरे जाने का इंतजाम कर दीजिए, मैं वहां अकेले ही चली जाऊंगी। मेरे पति ने अपने ऑफिस में फोन किया और मेरे मुंबई जाने के लिए फ्लाइट की टिकट का इंतजाम करने को कहा। मेरे अभी जाने में कुछ दिन बाकी थे। इन दिनों मैं अपने पति के पास जाने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे पति को ना जाने इस बात से क्यों ऐतराज था। उन्होंने मुझे अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने की इजाजत दी थी और उसका नतीजा ये था कि फिर मैं जल्दी ही मुंबई आ गई। यहाँ आकर मेरे पास माँ की एक तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं था। रहने का बंदोबस्त भी मेरे पति ने कर दिया था और चलते वक्त मुझे काफी सारे पैसे भी दे दिए थे। लेकिन यहाँ पर अब मुझे अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक रोजगार की जरूरत थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अब मैं कब तक अपनी माँ को ढूंढ पाऊंगी। तब तक तो मुझे जिंदगी जैसे तैसे करके यहीं पर गुजारनी ही थी। पति के दिए हुए पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। मैं अपने चाचा और भाई से भी कुछ मांग नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं मुंबई आ गई हूँ तो फिर उन्हें बहुत ऐतराज होता। इसीलिए मैं उन्हें बिना बताए चली आई थी। अब मुझे यहाँ रहते हुए तकरीबन 6 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक मैं अपनी माँ का कोई भी पता नहीं लगा सकी थी। एक दिन अखबार पढ़ते हुए मैंने लड़कियों के लिए पुलिस में नौकरी की सूचना देखी। ये देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं तो अपनी माँ का पता आसानी से लगा सकती हूँ। इसलिए मैंने कोशिश की और मेरी कोशिश कामयाब रही। तकरीबन कई महीनों की लगातार कोशिश और सख्त ट्रेनिंग के बाद मैं अब मुंबई पुलिस में जेलर बन गई थी। अपने भाई और चाचा से अब मेरा सिर्फ इतना ही वास्ता था कि मैं उनसे फोन पर बात करती रहती थी और अपने हाल चाल देती रहती थी। मैंने अपनी नौकरी लग जाने की बात अपने पति को बताई, जिसे सुनकर वो काफी खुश हुए और मुझे बधाई देने लगे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी बधाई सिर्फ इसी शर्त पर कबूल करूंगी जब आप मुझे यहाँ पर आकर सामने से बधाई देंगे। मेरी शर्त को वो मान गए और मैं खुशी खुशी उनका इंतजार करने लगी। वो जल्दी ही मुझसे मुंबई मिलने आए। मैंने उन्हें यहाँ खूब घुमाया फिराया। अब वो मेरे साथ पहले से अच्छा रवैया रखने लगे थे। उनकी आदतों में काफी बदलाव आ चुका था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं थीं, जिसकी वजह से वो मुझसे दूर दूर रहते थे। और मेरे मुंबई चले जाने के बाद उन्होंने लगातार इलाज करवाया, जिससे अब वो बिल्कुल ठीक हैं और मेरे साथ बहुत खुश भी हैं। अब अक्सर उनका दिल्ली से मुंबई आना जाना लगा रहता था। अपने बिजनेस के सिलसिले में वो कुछ दिनों तक दिल्ली में रहते थे, लेकिन जैसे ही वहां से फुर्सत मिलती तो वापस मेरे पास मुंबई आ जाते। उन्होंने माँ को ढूंढने में मेरी बहुत मदद की, लेकिन अभी तक हमारी कोशिशें बेकार रही थीं। इन्हीं दिनों जब मेरे पति मेरे पास आए हुए थे, मेरी नाइट ड्यूटी जेल में लगी थी, जहां पर अचानक एक कैदी औरत की तबीयत खराब हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। मैं वहां उसके पास ही थी जब उसने कहा कि मेरे बच्चे को तुम अपने साथ ले जाओ। मैं नहीं चाहती कि ये भी मेरी तरह जेल में पले। पहले उस औरत को कई सालों की सजा सुनाई गई थी और मेरा दिल तो वैसे भी ममता से भरा हुआ था, क्योंकि मैं खुद अपनी माँ के लिए सालों से तड़पती आ रही थी।
इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे को माँ का प्यार दूंगी। लेकिन जब मैं बच्चा लेकर अपने घर पहुंची और अपने पति को ये खुशखबरी सुनाई तो वो बच्चे का चेहरा देखकर अचानक रोने लगे। मुझे उनके इस तरह से रोने पर बहुत ताज्जुब हुआ और जब मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वो भी अपने माँ बाप को इसी तरह से मिले थे और उनके माँ बाप ने उन्हें पाला था, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी तरह एक और बच्चा जिंदगी में इस तरह से अकेला रह जाए। उन्होंने कहा, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो रहते अपनी सगी औलाद के साथ ही हैं। जिस तरह मैं अकेला तड़पता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा भी इसी तरह से तड़पे। इसलिए तुम ये बच्चा उसकी माँ के पास ही लेकर जाओ। भले ही उसकी माँ जेल में ही हो, लेकिन फिर भी कम से कम वहां पर वो होगा तो अपनी माँ के पास ही। मैं फिर मजबूरन वो बच्चा लेकर वापस जेल में पहुंची, लेकिन वहां जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहां पर उस बच्चे की माँ से 2 औरतें मिलने आई थीं, जिनमें से एक की शक्ल बिल्कुल मेरी माँ से मिलती जुलती थी। उन्हें देखकर मेरे दिल में अजीब से जज्बात उभरने लगे और मेरा दिल उनसे मिलने को बेकरार हो गया। लेकिन अब वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शायद मैं उन्हें पहचानने में गलती कर रही थी, इसलिए पहले मैं इस बात को पक्का करना जरूरी समझ रही थी कि वो औरत मेरी माँ है या फिर वो कोई और है। जब से मैं मुंबई आई थी, मेरे माँ बाप की शादी वाली तस्वीर हमेशा मेरे पास रहती थी, क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो मुझे मेरी माँ मिलेगी और तब मैं उन्हें ये तस्वीर दिखाकर पहचान लूंगी। मैंने वो तस्वीर तुरंत निकाली और सीधा उस औरत की तरफ बढ़ाई। उन्होंने मुझे अपनी तरफ आते देख लिया था। न जाने क्यों वो भी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। शायद माँ का दिल ऐसा ही होता है, सालों बाद भी अपनी औलाद को पहचानने में वो गलती नहीं करती। मैं कुछ बोले बिना ही वो तस्वीर उनकी तरफ बढ़ा दी। तस्वीर देखकर उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। वो अजीबो गरीब तरीके से तस्वीर को देखने लगी और फिर कभी तस्वीर को देखती तो कभी मुझे। अब उनके कुछ ना बोलने पर भी मैं समझ चुकी थी कि यही मेरी माँ है। उन्होंने भी तस्वीर को पहचान लिया था। मैं उनके करीब जाकर उनके कदमों में बैठ गई और बोली, ये तस्वीर मेरे माँ बाप की है। मेरे पास अब यही उनकी आखिरी निशानी है। मैं दिल्ली से यहाँ सिर्फ अपनी माँ से मिलने की इच्छा लेकर आई हूँ और आपको देखकर मुझे लगता है कि आप ही मेरी माँ हैं। उन्होंने तुरंत मेरे सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा तुम्हारा भाई कहाँ है? मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर भी मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगाया और कहा, मेरा भाई अब बड़ा हो चुका है और उसकी वहीं दिल्ली में शादी भी हो चुकी है। माँ ने उस तस्वीर को होठों से लगाकर मुझे अपने गले से लगा लिया और बहुत प्यार किया। मैंने उनसे अपने साथ घर चलने की ख्वाहिश जाहिर की। माँ ने बताया कि उन्होंने पिताजी के बाद दोबारा कभी शादी नहीं की। वो एक एनजीओ से जुड़ गई हैं जो बेसहारा और उनके जैसी औरतों की मदद करता है। आज भी वही किसी और औरत की मदद करने के लिए वहां आई थी ताकि वो अपनी औलाद को उस जेल से बाहर रख सके। मैंने माँ को अपने पति से मिलवाया और उनसे कहा कि वो अपनी बाकी जिंदगी हमारे साथ गुजारे। हम दोनों ने अब तक बहुत दूरियां झेली थी। माँ को मेरे साथ आने में कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे पति ने हम लोगों के दिल्ली वापस जाने का सारा इंतजाम कर दिया। पूरे 2 साल बाद मैं वापस दिल्ली लौटी थी और जिस मकसद से मैं मुंबई गई थी वो अब भगवान ने पूरा कर दिया था। मैं अपनी माँ से मिल चुकी थी। मैंने अपना ट्रांसफर भी दिल्ली करवा लिया था। शाम को हम लोग एयरपोर्ट से घर पहुंचे। मैं पूरी रात अपनी माँ के साथ ही गुजारी। हम माँ बेटी ने ढेर सारी बातें की। माँ ने पिताजी के बाद अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलों के बारे में बताया। जितनी उलझने मैंने देखी थी उससे कहीं ज्यादा दुख तो मेरी माँ ने सहे थे। सुबह हुई तो मैंने तुरंत भाई को फोन किया और उन्हें बताया कि माँ मेरे साथ दिल्ली आ गई है। वो सब कुछ छोड़कर 1 घंटे में मेरे घर पहुंच गया। वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर बहुत रोए और भाई ने मुझे दिल से शुक्रिया अदा किया। वो कहने लगा, जो काम एक बेटा होकर मुझे करना चाहिए था वो एक बेटी होकर तुमने किया है। सच कहता हूँ मंजू, मैं पूरी उम्र तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। हम सब बहुत खुश थे। भाई ने चाहा कि माँ उसके पास रहे, लेकिन मैं इस बात पर राजी नहीं हुई और माँ को हमेशा अपने पास ही रखने की जिद करने लगी। भाई ने मेरी इच्छा का मान रखा। इसके बाद भाई रोज माँ से मिलने आता और इस बहाने हम दोनों भाई बहन की भी मुलाकात होती।
मेरी जिंदगी की अब सारी कमियां पूरी हो चुकी थी, क्योंकि अब मुझे एक अच्छा पति, माँ का साथ और भाई का प्यार भी मिल रहा था। इस खुशी के माहौल में एक और खुशखबरी मुझे मिली कि मैं प्रेग्नेंट थी। अब तो माँ और मेरे पति ने मुझे सर आंखों पर बिठा लिया था। वो दोनों हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते और मेरा ख्याल रखते। जब मैंने बच्चों को जन्म दिया तो ऐसा लगा कि अब जाकर मेरी जिंदगी संपूर्ण हो गई है। अब इसमें कोई कमी नहीं थी, कोई दुख नहीं था। मेरा अतीत भले ही बहुत दर्दनाक था, लेकिन वो मेरे लिए एक सबक था। आने वाली खुशियों ने मेरे सारे गम मिटा दिए थे। मेरे बेटे की पैदाइश हो जाने के बाद मेरी सास ने फैसला किया कि वो कुछ सालों तक मेरे पास ही रहेंगी, ताकि वो अपने पोते के साथ खूब सारा वक्त बिता सके। मुझे तो बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन मेरे बच्चे को नानी, दादी और माँ सबका प्यार भरपूर मिल रहा था, जिसे देखकर मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।